हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप नाम का एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैं आपको अब तक 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको कराया था, थ्योरी कराई थी। थ्योरी मीन्स उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो कराए थे। उसके बाद में उसी में मैंने आपको केस बेस्ड स्टडी कराई थी। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे। थर्ड वीडियो में भी सेम मैंने उसके नेक्स्ट एमसीक्यू कराए थे। और आज मैं जो बना रहा हूं ये मेरी वीडियो नंबर 4 रहेगी। इस वीडियो नंबर 4 में मैं आपको मैचिंग के क्वेश्चन और असर्शन एंड रीजन कराऊंगा। असर्शन, रीजन और मैचिंग के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को आपको पक्का मिलेंगे। अब इनको करने से पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, इसमें जब हम मैचिंग के क्वेश्चन करेंगे तो मैचिंग का एक क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे जरूर आएगा। तो उसी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या होता है, इनको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में हम सारा के सारा जितने भी इसके एमसीक्यू मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग होता क्या है? जब पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको आप क्या बोलते हो? ड्राइंग्स बोलते हो, ड्राइंग्स कहते हो। अब वो जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पे ही हमें क्या लगाना है? इंटरेस्ट लगाना है। जब ड्राइंग्स में आप इंटरेस्ट लगाओगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। अब क्वेश्चन उठता है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्या जब जब पार्टनर विड्रॉ करेगा हर किसी पे इंटरेस्ट लगेगा? तो हर किसी पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंटरेस्ट मतलब जो लगता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ड्राइंग्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। जो आउट ऑफ कैपिटल होती है उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता। मतलब आउट ऑफ कैपिटल जब वो पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो उस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। दूसरा क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसकी जब वो पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज करते कब है? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है तभी आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो ड्राइंग्स पे, नहीं तो नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये है, आप इसकी कैलकुलेशन करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम शॉर्ट में आईओटी भी बोलेंगे, तो कभी मैं आईओटी बोलूं तो इसका मतलब वही होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम जो कैलकुलेट करते हैं उसके 2 मेथड होते हैं। मेथड 2 होते हैं, तो मतलब जो पार्टनर होता है उसको ड्राइंग करने का, विड्रॉ करने के तरीके भी 2 होते हैं। कब, कैसे? तो सबसे पहले तरीका होता है, पार्टनर जो होता है वो ड्राइंग से जब मर्जी कर लेता है और जितना मर्जी अमाउंट निकाल लेता है। तो जितना मर्जी अमाउंट निकाले और जब मर्जी निकाल ले, तो ऐसी ड्राइंग को बोला जाता है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। क्या बोला जाता है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। वो काम का इतना है नहीं, फिर भी आएगा भी असर्शन रीजन में, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एक ड्राइंग्स होती है जिसमें पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है और फिक्स टाइम पे करता है। जैसे सपोज करो 10,000 हर मंथ निकालेगा और हर मंथ वो कहां निकालेगा? बिगिनिंग में निकालेगा। मंथ के मान लेते हैं बिगिनिंग में निकालेगा या मंथ के एंड में निकालेगा, तो इसको बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स जब होता है, यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाती है, अभी मैं समझाऊंगा। यही इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक भी हमारा यही है। तो रेगुलर ड्राइंग्स पे किस तरीके से किया जाता है, तो उस पे हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं, मैंने यहां लिख रखा है। एक बार इस टेबल को समझ लो और मैं इसको समझाऊंगा, अच्छे से बनाना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से है, पूरा वो भी बता दूंगा। मेरे हिसाब से अब ये आपको दिख रही होगी ये टेबल, और ना दिख रही होगी तो मुझे बताना, मैं और इसको जूम कर दूंगा। ठीक है, दिख रही होगी, श्योर हूं मैं। हाँ, दिख रही है। ओके, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलती है वो होती है भाई टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 बोल दो, या रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल दो, और इनटू होता है एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब
जो एवरेज पीरियड है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ड्राइंग्स में अपना जो इंपॉर्टेंट है वो एवरेज पीरियड ही है। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आज की क्लास में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसी पे बहुत ज्यादा मैचिंग के क्वेश्चंस भी हमारे, और इसमें एक क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अब एवरेज पीरियड निकलता कैसे है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज पीरियड को पहले तो दो पार्ट में बांट लोगे। एक बांट लोगे ईयरली और एक बांट लोगे हाफ ईयरली। अब ईयरली को भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है, मंथली और क्वार्टरली। फिर हाफ ईयरली को केवल मंथली में हमने कन्वर्ट कर रखा है, उसको फर्दर किसी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अब जब पार्टनर जो ड्राइंग्स करेगा वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ करेगा, तो हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 6.5 बोल लो, या 6 सही 1/2 बोल लो। 6 सही 1/2 बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको। या फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आपको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, तो ये कितना होगा 13/2 होगा। फिर इसके बाद में 6। अच्छा ये टेबल दिख रही होगी, इसको एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एवरेज पीरियड है ये आए कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ये देख ली होगी, कहने का मतलब क्या है, जब बिगिनिंग में होंगे तो इस तरीके से यूज होंगे, ये आपने देख लिया होगा। मैं आपको जो बताऊंगा वो बता रहा हूं ये आया कहां से। तो आया कहां से, उसके लिए देखो जो एवरेज पीरियड जब आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो और अपॉन में 2, इससे एवरेज हमारा निकल जाता है, इससे एवरेज निकल जाता है। वैसे तो मैंने यहां पर भी लिखा था। अब देखो मान लो जब बिगिनिंग में हमने ये किया, तो मैं बता रहा हूं 6.5 या 13/2 ये आया कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो सपोज करो जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो सबसे पहले क्या विड्रॉ करेगा, पहले तो देखो मंथ के बिगिनिंग में है, मंथ के बिगिनिंग में है, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं क्या कि पहली जो ड्राइंग से वो करेगा वो कब करेगा, वो करेगा 1 अप्रैल 2025 मान लेता हूं भाई। पहली ड्राइंग्स को ये करेगा, पहली ड्राइंग्स को इस मंथ में निकालेगा। फिर कब निकालेगा, 1 मई 2025 को निकालेगा। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऐसे ही मुझे बताओ लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च 2026 को करेगा। और आपको पता है हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर हम जो यूज करते हैं वो किसको करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हैं। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर का ही ये एग्जांपल लिया है। तो अब देखो जब पहली ड्राइंग्स उस पर्सन ने की होगी, मतलब पार्टनर ने की होगी, वो 1 अप्रैल को की होगी, तो 1 अप्रैल से कब तक यूज करेगा, साल के एंड तक। साल एंड कब होगा अपना, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मुझे बताओ कितने मंथ हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे, मैं यहीं पर निकाल के दिखा रहा हूं, जो एवरेज पीरियड निकल के आएगा, पहला इसने कब यूज कितना यूज किया है, 12 मंथ। अच्छा दूसरी ड्राइंग्स कब करेगा, वो मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है तो 1 मार्च को करेगा। 1 मार्च को करेगा तो इस ड्राइंग्स को कितना यूज करेगा, वो 1 मंथ। तो ये हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अगर इसको आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 13/2 बोल दो या फिर 6.5 बोल दो। ये इस तरीके से आया था, ये समझाना जरूरी था। दूसरा, अगर मान लो हमें देखना है मिडल, कि मिडल में अगर वो करेगा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बिगिनिंग की बात की है मैंने, ये बिगिनिंग की बात की है। अगर मिड की बात करूं तो मिड में देखो किस तरीके से होगा। मिड में आप, मैं यहीं पर समझा दूंगा, समझ आ जाएगा आपको। एवरेज पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, अगर मिड की बात करूंगा तो मिड में वो पहली ड्राइंग्स कब करेगा, तो पहली ड्राइंग्स करेगा, यहीं पर मैं अगर बातचीत करूं शायद ना दिखे, इसलिए चलो दूसरा ले लेता हूं मैं। ये कितना था, 1 4 ये था, और ये हमारा एवरेज पीरियड लिखा हुआ था मैंने, हाँ ये एवरेज पीरियड था। ओके अब देखो पहली ड्राइंग से वो करेगा, अगर मैं मिड की बात करूंगा तो मिड में पहली ड्राइंग्स कब करेगा, ये करेगा 15/4/25 को करेगा भाई। ऐसे ही डॉट 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 कहां तक करेगा ये, तो ये करेगा आपको 15 मार्च 2026 को करेगा। अब मुझे बताओ इसने
15 अप्रैल से इस ड्राइंग को यूज किया है, तो टोटल कितने मंथ यूज करे होंगे? तो इसको जो किया होगा वो किया होगा भैया 11.5 मंथ। कितना किया होगा? 11.5 मंथ। और इस वाले को कितना किया होगा? इसको किया होगा 0.5 मंथ। 15 दिन का मतलब यही तो होगा, और अपॉन में कितना करोगे? 2 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा। 12/2 बोले तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब जब मिड में किया जाता है, मिड में विड्रॉ किया जाता है, तो एवरेज पीरियड कितना निकल के आता है? 6 मंथ निकल के आता है। वैसे तो जब मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूं, ज्यादा टाइम होता है तब, उसमें ये फॉर्मूले आए कहां से, मतलब इसका फॉर्मूला यही क्यों है, ये मैं बनाना सिखाता हूं। और जब 12th में फिर से मैं इस वीडियो को दोबारा जब रिकॉर्ड कर बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन वालों को पढ़ाऊंगा, तो उस कंडीशन में मैं इसको फिर से डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। वहां पर अगर आपको दोबारा सीखना हो तो इसका लॉजिक आया कहां से, ऐसा ही क्यों होता है, सारा लॉजिक वहां बताऊंगा। अभी सीयूटी को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि सीयूटी में लिमिटेड टाइम है ना, कुछ टाइम बाद एग्जाम है, इस वजह से। तो देखो एवरेज पीरियड अब आपको समझ आ गए होंगे। अगर बिगिनिंग में होता है तो बिगिनिंग में आपका जो एवरेज पीरियड होता है वो कितना होता है? चलो भाई कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर कितना आ जाता है? बिगिनिंग के अंदर आपका जो निकल के आता है वो कितना आता है? ये आता है। मिडल में कितना आता है? 6 आता है। और ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आप एंड में भी कर लोगे। अगर एंड में करोगे तो यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं, एंड जब करोगे तो आप क्या करोगे? अच्छा, अप्रैल आपके कितने मंथ का होता है? तो अप्रैल जो आपका होता है वो 30 डेज का होता है। काउंट करना ना आता हो तो इस तरीके से कर लिया करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जो बीच में पड़ते हैं ये 30 डेज के होते हैं, और बाकी जो ऊपर पड़ते हैं ये किसके होते हैं? 31 के होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा फरवरी तो 30 का नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता, या तो वो 29 का होता है या 38 का होता है। उसका भी लॉजिक है। 29 का कब होता है? जब कोई ईयर कोई भी ईयर जो होगी वो 4 के टेबल से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो उस ईयर में आपका फरवरी 29 का आएगा, अदरवाइज फरवरी 28 का होता है। चलो ये भी बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जो मार्च मैं बता रहा था, अप्रैल जो आपका होगा वो कितना होगा भाई? 30, मतलब लास्ट अप्रैल के लास्ट में निकालोगे तो पूरा जो आपने फर्स्ट ड्राइंग को यूज किया वो कितना किया? 11 मंथ यूज किया, तो वो 11 मंथ हो जाएगा। और लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च को करोगे, तो उसमें कितना यूज किया? 0 किया। इसका मतलब 11/2 कितना हो जाएगा? 5.2। तो वो देखो 5.2 ये आ जाएगा, मतलब 11/2 को ही 5.2 कहेंगे। तो शायद मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा, ये आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो सबको समझ आता है। क्वार्टरली में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्वार्टरली की बात कर लो, इसको जरा देख लो। क्वार्टरली की बात कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं। हाँ, क्वार्टरली का जरा ध्यान से सुनना। पहले तो देखो क्वार्टर का मतलब होता क्या है? क्वार्टर का मतलब होता है, अगर आप किसी का क्वार्टर करोगे तो उसका मतलब होता है 1/4। ध्यान रखना। इसका मतलब हमारे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ को मुझे क्वार्टर में देखना है। 12 मंथ को किस में देखना है? क्वार्टर में। तो क्या करूंगा? 12 अपॉन कितना करूंगा? 4, मतलब कितना आ जाएंगे? 3। ये कितने आ जाएंगे? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्वार्टरली की बात करूंगा तो हमारे एक क्वार्टर में कितने मंथ होंगे? 3 मंथ होंगे। तो इसको जरा ध्यान से सुनना। अब मैं इसमें क्वार्टर बना के दिखा रहा हूं। अच्छा, अब आप कहोगे आपके सामने टेबल लिखी हुई है, हम याद भी कर लेंगे। हाँ, आप कर लोगे, और कई एक बच्चों ने इसको याद भी कर लिया होगा, लेकिन उम्मीद है आप भूल जाओगे। इसलिए थोड़ा सा 5-6 मिनट में अगर मैं ये बता दूंगा तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं, इसीलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। बस क्वार्टर का और बताऊंगा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। बस इसको देख लो, फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चंस को ही कराऊंगा डायरेक्टली। सबसे पहले अगर क्वार्टर की बात करूं तो पहला क्वार्टर में 3 मंथ होने वाले हैं, वहां मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो देखो क्या होगा? अप्रैल होगा, मई होगा और जून होगा। इस जून को इस तरीके से मैं लिख देता हूं, अप्रैल, मई, जून। फिर उसके बाद में क्या होगा? जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या आएगा भाई? उसके बाद में आएगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आ जाएगा नवंबर एंड दिसंबर, ये हमारा आ जाएगा नवंबर
एंड दिसंबर। फिर उसके बाद में भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जनवरी, फरवरी और क्या आ जाएगा, मार्च। अब जरा ध्यान से सुनना, ये हमारे क्वार्टरली में कैसे आए हैं उसको बताऊंगा। अभी मैं इसको कैलकुलेट करना बता रहा हूं, फिर मैंने इसकी टेक्निक बता रखी है। कम से कम 30 सेकंड के अंदर आप उस टेक्निक से इसको याद कर लोगे। 30 नहीं तो 1 मिनट मान लो, 1 मिनट में याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये आया है अगर हम मंथ के बिगिनिंग में निकाले, मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाले, तो ये आंसर आ रहा है। कैसे आया उसको देख लो। इसका मतलब अगर आप बिगिनिंग में निकालोगे तो बिगिनिंग में चेक करो, सबसे पहले जो आपने ड्राइंग्स की होगी वो कब की होगी, 1 अप्रैल 2025 मान के चल रहा हूं, इसमें की होगी। और लास्ट जो ड्राइंग की होगी वो कब की होगी, तो लास्ट जो की होगी आपने वो क्वार्टरली कर रहे हो और कब कर रहे हो, बिगिनिंग में कर रहे हो, तो लास्ट क्वार्टर मेरा ये है ना। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये जो है अपना ये पूरा यहां तक, ये मेरा है फर्स्ट क्वार्टर, ये है फर्स्ट क्वार्टर। ये जो है ये क्या होगा मेरा, ये होगा भाई सेकंड क्वार्टर, ये होगा सेकंड क्वार्टर। और ये जो है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा भाई थर्ड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर होगा। और ये जो अपना है इसको क्या बोलूंगा भाई मैं, फोर्थ क्वार्टर, ये मेरा फोर्थ क्वार्टर है। अच्छा सबसे पहले देखो, तो फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग में एंड में तो यही निकालेंगे ना, जनवरी में, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2026 को निकाला होगा, 1 जनवरी 2026 को इसको अमाउंट को निकाला होगा। तो अब देखना इसका एवरेज पीरियड कैसे निकल के आएगा। एवरेज पीरियड जो निकल के आ जाएगा भाई वो आ जाएगा, पहली ड्राइंग्स को कब तक यूज किया आपने, तो पहली ड्राइंग्स को यूज करोगे आप 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इसको यूज करोगे पहली ड्राइंग्स को। इसका मतलब इसको आपने जो यूज किया वो क्या किया, 12 मंथ किया, तो 12 मंथ किया प्लस। इसके बाद आपने कौन सी ड्राइंग्स की है, तो ये वाली ड्राइंग्स की है, ये 1 जनवरी 2026 है भाई, 1 जनवरी 2026 हो जाएगा। ये रफ करके दोबारा लिख दे रहा हूं, ओके। ये होगा 1 जनवरी, ये जनवरी था, हाँ 1 जनवरी 2026 हो गए। तो ये वाली जो ड्राइंग्स निकाली होगी आपने 1 जनवरी 2026 को निकाली है, और हम बनाए हमारा ईयर कब क्लोज होता है, तो वो क्लोज होता है हमारा 31 मार्च को। तो इसका मतलब इसको कितना यूज किया होगा आपने, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, 3 मंथ यूज किए होंगे। तो प्लस कितना कर दोगे 3, और अपॉन में कितना लिखोगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 या फिर बोलूं 7.5। ये मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर आप ड्राइंग्स को करोगे तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 7.5 होगा। ओके, इसके बाद में मैं इसी के साथ साथ आपको बता देता हूं उसका मिडल का। तो मिडल का कैसे आएगा, इसको रब करना पड़ेगा समझाने के लिए। मिडल का अब बता देता हूं मैं आपको। देखो अगर मिडल की बात करूंगा तो मिड में, ये तो चलो समझ आ गया, मिड का और देख लो, फिर एंड का अपना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। मिड की बात कर रहा हूं, मतलब जब आप ड्राइंग्स करोगे तो हर क्वार्टर के मिड में करोगे, तो मिड कहां होगा, तो ध्यान रखना मिड, ये है अप्रैल, ये है मई, तो मई को ही मत मान लेना। एक तरीके से देखो तो ये 3 मंथ है, 3 मंथ का मिड देखो, 3 मंथ का मिड देखो, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इसमें आप पहुंचोगे लगभग 15 मई के आसपास। मतलब पहली ड्राइंग्स आपने 15 मई को की होगी। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब की होगी, तो लास्ट ड्राइंग जो आप करोगे वो कितना करोगे, 15 फेब को करोगे। 15 फेब मान लो, कोई कहेगा, क्या कहेगा कि सपोज करो जो फरवरी है वो तो 28 या 29 का होगा, 15 कैसे मान सकते हैं भाई, तुम 14 मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब देखो जरा, अगर ड्राइंग्स यहां पर की होगी तो यहां से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, तो देखा जाए तो ये हमारा 15 डे है, 15 डे को मैं 0.5 मंथ मान सकता हूं, मतलब 1 मंथ, और ये 1 मंथ यहां से हटा दो, मतलब 12 मंथ में से 1.5 मंथ हटा दो, तो कितना हो जाएगा भाई, अगर 1 हटा दूंगा तो 11, आधा और हटा दो 10.5, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10.5 महीने, 10.5 महीने प्लस उधर जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.5 महीना, 1.5 महीना बोले तो 1.5, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, एवरेज पीरियड निकाल रहा हूं, एवरेज पीरियड ये हो जाएगा। इसका मतलब जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और आंसर कितना आ गया 6।
मेरे हिसाब से मैंने ये आपको बता दिया। ऐसे ही अगर क्वार्टर के एंड में करना है, एंड में करना है तो इसका मतलब क्या करोगे, इसको आप समझ जाओगे, इसी लॉजिक से निकालना, क्योंकि मैं यही बताने लगा सारा तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी, वो सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो चीज को आप कैच कर चुके होंगे। और अब मैं इसी के साथ साथ आपको ये तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट बता रहा हूं जो मैंने टेबल बताई है, अगर कोई बच्चा भूल जाए, ये किसी को समझ ना आया हो तो डायरेक्टली उस टेबल से किस तरीके से वो याद कर सकता है, अब उनके लिए बता रहा हूं मैं, वो देख लो। जिनको लॉजिकली पढ़ना होता है उनके लिए तो मैंने ये चीज बताई थी, और जिनको लगा हो कि पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूं, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए याद करने का तरीका है, उस याद करने के तरीके से बता दे रहा हूं। तो देखो जरा, कुछ नहीं करना है, आपने 12th में एक चीज सीखी होगी, क्या, जब ड्राइंग्स जो होता है मिड में, टीचरों ने भी बताया होगा कि उसका कोई भी एवरेज मतलब कोई भी टाइम नहीं दिया हो कि बिगिनिंग में है, एंड में है, कहां है, तो उसको मिडल मानना, और ऐसे टाइम पे उन्होंने उसका हाफ बता दिया था, हाफ बता दिया था, याद है। तो बस ये 12 का हाफ, ये सबको याद है कि मिड का जो आंसर होता है वो हाफ होता है, 12 का हाफ, 12 का हाफ बोले तो 6 होता है। तो देखो हम बड़े आराम से ये 6 याद रख लेंगे, ये सबको याद होता है लगभग। अगर मान लो जब भी मिड आए तो इसका मतलब 6 होगा, तो ये 6 होगा, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये 6 है। ये क्या है भाई, यहां पर ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है। अगर किसी को ना समझ आ रहा हो, अगर मिडल में आप निकालोगे तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। अब कुछ मत करो भाई, अगर इससे ऊपर जाओगे तो आप क्या कर दो, इसमें हाफ ऐड कर दो। अगर 6 में हाफ ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 6.5 बन जाएगा। और जब नीचे जाओगे तो हाफ इसमें से लेस कर दो, हाफ इसमें से लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, मिडल का ध्यान रखना है। मिड में अगर दे रखा है तो आपको 6 मिलेगा, 6 से ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब इसी तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिगिनिंग है, मिडल है, फिर एंड है, तो 6 से ऊपर मतलब बिगिनिंग में जाओगे तो क्या होगा, हाफ बढ़ जाएगा, और नीचे आओगे तो कम हो जाएगा। और मान लो ये भूल गए कि कहां बढ़ाना था कहां घटाना था, तो मैंने थोड़ा सा एक लॉजिक बताया ना, एक का कैलकुलेट कर लेना, बाकी का निकल ही जाएगा। तो क्या होता है, दोबारा देखो जरा, मिडल में कितना होता है 6, और ऊपर जाऊंगा तो हाफ इसमें ऐड कर दो, नीचे आऊंगा तो हाफ क्या कर दो, माइनस कर दो, बात खत्म। ऐसे ही क्वार्टर का है, क्वार्टर में भी मिड में कितना होता है भाई, 6 होता है। इसमें अब क्या करना है, क्योंकि ये क्वार्टरली है तो आपको इसमें 1.5 ऐड करना है, वहां पर हाफ ऐड कर रहे थे, यहां पर कितना करना है, 1.5 ऐड करना है। तो अगर मैं इसमें 1.5 ऐड करूंगा तो 1 ऐड करूंगा 7 हो जाएगा, और एक आधा और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 सही, 1/2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। या फिर 1.5 ऐड करोगे तो सीधा सीधा देख लो ना कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। और नीचे आऊंगा तो 1.5 भाई इसमें से घटा दो, 1 घटाऊंगा 5, आधा और घटा दो 4.5, तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ये बात समझ आई। दूसरा, ये बहुत आसान सा है, कुछ मत करो, ये जो मंथली है था ये ईयरली में था, ये हाफ ईयरली में है, तो इसका एग्जैक्टली हाफ कर दो। देखो जरा, अगर मैं 6 का हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करूंगा तो कितना बन जाएगा, इसका, या तो छोड़ो ना, हाफ क्यों कर रहे हो आप, देखो जैसा मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग करो। उसके अकॉर्डिंग अगर करूंगा तो मैंने क्या कहा था, हाफ ऊपर जाओ तो ऐड कर दो, नीचे जाओ तो घटा दो, ऊपर जा रहा हूं तो हाफ इसमें ऐड कर दो, इसका मतलब 3.5, और नीचे आ रहा हूं तो हाफ इसमें से कम कर दो, मतलब 2.5। ये पूरी टेबल शायद आपको समझ आई होगी, ये अपना अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चंस हमारे होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को तो मैंने बता दिया, इनको करने से पहले अब मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा मैचिंग के क्वेश्चन। तो मैचिंग के क्वेश्चन देखो, वो मैं जरा पीडीएफ ले आऊं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप उसके लिए, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही सेकंड वेट कराऊंगा। ये वाली पीडीएफ लानी पड़ेगी मुझे, उम्मीद करता हूं ये पूरा तुम्हें समझ आया होगा, और अच्छे से पढ़ते रहना,
चलो पीडीएफ मेरी ओपन हो गई। अब जो क्वेश्चंस हैं भाई उन्हीं क्वेश्चंस को मैं निकाल लेता हूं, जो आज के मेरा टॉपिक है उसी से आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसके लिए भाई मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ चुका है, पेपर में ये आ चुका है, ध्यान रखना। अच्छा इसका देखो मेरे पास हाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो देखो जरा ये क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और वहां पर यहां लिखा है लिस्ट 1, क्या लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड, तो देखो लिख दिया इक्वल ड्राइंग्स, इसका मतलब जो आपका ड्राइंग्स है वो कौन सी है, रेगुलर है, रेगुलर ड्राइंग्स है, तभी तो भाई ये हो रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर ऑफ मंथ्स विच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, तो अभी जरा ध्यान से सुनना, मैंने बताया था जो जो आपको क्लियरली याद हो उसको देख लेना। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के बिगिनिंग में आपने किया था, अब मान लो बिगिनिंग में कर रहा हूं, ध्यान रखना बिगिनिंग में कर रहा हूं, तो पहली ड्राइंग से मैंने कब की होगी भाई, मान लेता हूं 1 अप्रैल, मतलब 12 महीने पूरा यूज हुआ होगा, तो 12 आ जाएंगे प्लस, और बिगिनिंग में कर रहा हूं लास्ट मैंने कब किया होगा 1 मार्च को, 1 मंथ वो हो गया, मतलब 12 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 13/2, 13/2 बोले तो कितना हो जाएगा भाई, 13/2 कितना होता है, 13/2 कितना होता है 6.5, तो 6.5, तो देख लो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका जो मिलेगा वो किससे मिल जाएगा। अबे भाई आराम से, क्यों नाराज हो रहा है, थोड़ी देर शांत बैठ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ाने दे। हाँ तो देखो जरा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा, ये होगा। अब मान लेता हूं वैसे तो आपको ये सब कुछ पता होगा, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, अगर क्योंकि अभी मैंने बताए थे, और ना भी पता है तो सीधे सीधे क्या करोगे आप लोग, इसके ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन से इसको आराम से सही कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर देंगे। तो इसका ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो यहां पर ये फिर से कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, देखो ये उससे नहीं होगा, ये 1 ये था और उसके साथ ये था, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये किस पे आ रहा है, ये जो आ रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 3 आ रहा है, 3 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ये थोड़ा इधर खिसक गया, इधर होना चाहिए थे एबीसी को, उससे ये मैच होगा, मतलब थर्ड का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो थर्ड का सी देख लो कहां पर है, थर्ड का सी, थर्ड और सी, थर्ड का सी यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब थर्ड का सी अगर मैं देखूंगा तो देखो ऑप्शन से खेलूंगा तो भाई ये आंसर नहीं है, और ऑप्शन से खेलूंगा तो ये आंसर नहीं है। अब हमारे इन दोनों में से कोई आंसर बचे हुए, एक और देख लो आराम से समझ आ जाएगा। 6.5 हो गया, अच्छा 7.5 याद है, 7.5 का क्या था, क्वार्टर का था, अगर याद हो आपको तो क्वार्टरली था, तो इसका भाई क्वार्टरली का देख लो आराम से, क्वार्टरली में याद हो तो अभी मैंने बताया था 6, क्या बोला था, मिडल में क्या बोला था 6 बोला था, मिड में 6 आएगा, और ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बिगिनिंग, तो उसमें मैंने कहा था 1.5 ऐड कर देना, 6 में 1.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, इसका मतलब 7.5, 7.5 देखो कहां पर है, अच्छा ये वाला तो क्योंकि ये यहां से था इसको नहीं मिलाना है आपको, ठीक है, 7.5 है, 7.5, तो ये किसका निकाल रहे हम वो देखो जरा, तो निकाल ले थे हम बिगिनिंग ईच क्वार्टर, ये रहा भाई बिगिनिंग ईच क्वार्टर, मतलब ये इसका आंसर होगा, ये जो होगा ना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये आ जाएगा, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन का है सेकंड, सेकंड का क्या है भाई, सेकंड का ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है सी, तो सेकंड का सी, इस तरीके से आप इसको देख लो, सेकंड का सी, सेकंड का सी। अब मुझे लग रहा है फिर इसमें गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऑप्शन भी थोड़ा सा ऐसे ही है, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है क्योंकि ये किया हुआ है, एक बार आप इसको देख लेना, ये क्वेश्चन फिर से ऐसा ही हो रखा है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता अब इन लोगों से,
बार बार इनकी यही मिस्टेक्स हैं, क्या करूं, परेशान। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, और अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो मैंने उसके सारे चीजें आपको बता दी, कब क्या करना है, तो वो देख लेना, और मैं उसको ठीक करा के एक शॉर्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर डाल दूंगा और हो जाएगा। उसके लिए फिर से माफी चाहता हूं, कुछ कह नहीं सकता, इन लोगों से करवा रहा हूं मैं, और ये पता नहीं क्या करते हैं, ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं, उसको बस इस तरीके से दे रहे हैं। पढ़ाते हुए मुझे देखना पड़ रहा है कि भाई ये दिक्कत है। कोई नहीं, फिलहाल देखो आगे इस क्वेश्चन को देखो, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं शायद एक क्वेश्चन और कुछ गड़बड़ निकलेगा, बाकी मैंने रात में पूरा चेक किया था, बाकियों में नहीं है। इस पीडीएफ के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में चेक नहीं कर पाया था, और जो मैंने चेक नहीं किया है उसी में मिस्टेक मिल गई है। बाकी मैं चेक कर चुका हूं, आगे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि मैं चेक कर चुका हूं उनके लिए। चलो फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखता है सैलरी टू पार्टनर। फिर से वही मैच करना है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, सैलरी टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है। इधर देखो, इधर लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा है डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर लिखा है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स हाँ, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए, ये जो भी लिखा हो, चलो उससे हमें कोई नहीं। अब देखो इनको मैच करना है। इसमें देखो थोड़ा सा ये ठीक था, मतलब यहां से हम इसको मैच कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो एक बात बताओ, अगर पार्टनर का लोन है, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो कहां पर जाता था, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब अगर मैं देखो तो ये डेबिट साइड, ये जो दे रखा है, ये देखो इस तरीके से मैच मैं इसको कर लूंगा, इसको ऐसे मैच कर लूंगा, इसका मतलब सेकंड का क्या होगा, सी होगा। ओके, फिर लिखा है देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है, और क्या लिखा है सैलरी टू पार्टनर, और एक अगर आप चेक करोगे तो ध्यान से देखो करंट अकाउंट भी दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है, इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या रही होगी, फिक्स रही होगी। पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, और पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स होगी, इसका मतलब हम जो उनका कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, वो कितने मेथड से बना रहे होंगे, उसमें कितने अकाउंट बने होंगे, 2। एक क्या बना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बना होगा, करंट अकाउंट। आपको याद होगा कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो आप कैपिटल अकाउंट में डालते हो, और बाकी उसके अलावा जो कुछ भी होता था वो कहां डालते थे, करंट अकाउंट में डालते थे। बस इतने से ही काम हो जाएगा। तो चेक करो, लिखा है यहां पर देखो सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी टू पार्टनर है तो आपने पार्टनर को सैलरी दी है, तो उसका क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अगर सीधे सीधे अगर मान लो ये फिक्स कैपिटल नहीं होता तो सैलरी से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, तब आप पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ करंट अकाउंट दे रखा है, जो करंट अकाउंट दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका करंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। तो देखो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कहीं पर, हाँ, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट नहीं आएगा, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स, और क्या लिखा है, क्रेडिट टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स लिखा है, यहां पर भी करंट अकाउंट होना चाहिए, कोई बात नहीं है। देखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जो हमें क्लियर कट दिख रहा है, मैं इसी से पहले मैच कर दूं, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी आप देख लेना। तो इसका मतलब फोर्थ का क्या होगा, ए होगा। फोर्थ का क्या होगा भाई, ए होगा, फोर्थ का ए हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो तो भैया आप डेबिट करते हो ना, डेबिट करते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, डेबिट साइड क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अब देख लो किसका बचा, किससे मैच हो गया, जो बचा वो उसी का रहेगा। इसका मतलब ये फर्स्ट का ये वाला हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, आप इसको खुद देख लेना, और जो भी ऑप्शन बने वो ऑप्शन देख लेना। मुझे लग रही थी इस क्वेश्चन में, जैसे उसमें जो ऑप्शन था मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा था ना, तो इस क्वेश्चन को ना मैं ऑप्शन से खिला देता, मतलब इतने सारे मैच करने की जरूरत नहीं है, कोई 2 मैच करो और ऑप्शन देखेंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन रहे होंगे, हाँ देखो ये देखो थी गलती,
अब देखो ये करंट अकाउंट इन्होंने कहां लिख रखा है, नीचे रख रखा है, जबकि वो करंट अकाउंट किसके साथ आना चाहिए था, उसके साथ आना चाहिए था। तो वही तो मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने पूरा वो मैच करा दिया। आप एक बार ये देख लेना, क्वेश्चन ठीक था, अब आपको समझ आ गया होगा। और इसमें से उसके अकॉर्डिंग देख लो कहां पर था, ये जो था ना क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट होना चाहिए था, बस वही गलती इन्होंने की थी। तो ये जो था, ये तो मैं कह रहा था कि सैलरी टू पार्टनर उसके करंट अकाउंट में जाएगा, तो भाई यही था, लेकिन उसका नीचे लिखा हुआ दिखाई दिया इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। तो इसका मतलब इससे इसको मैच कर लो और आपका जो ऑप्शन उसमें दिखे भाई वो आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेना कौन सा है, मुझे लग रहा है ऑप्शन सही होंगे इसके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अच्छा थर्ड है, थर्ड का इन्होंने वो नहीं दिए हैं, थर्ड का वो नहीं दिए हैं इन्होंने जो ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखो ये पीछे जो लिखा हुआ था ना, ये लिखे हुए थे, ऐसे उसके ऑप्शंस गायब है। तो ये मुझे याद था कि ये 3 क्वेश्चनों में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा चौथा क्वेश्चन को एक बार देख लो। चौथा क्वेश्चन आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अब अपने पास ऑप्शंस हो ना हो तब भी काम चल जाएगा। थोड़ी थोड़ी मैं हिंट देते हुए इन क्वेश्चनों में चलूंगा। मुझे ये भी दिखाना था कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनको देख लो। क्वेश्चन लिखा है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो देखो क्या लिखा है, पार्टनर विड्रॉ रुपीज कितना है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और यहां पर ये क्या दिए हुए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इस तरीके से दिया हुआ है। तो सीधे सीधे क्या है, इसमें कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। सीधे सीधे अगर देखें तो इन द बिगिनिंग वाले को निकाल लो, बिगिनिंग वाले को निकालोगे तो एक कैलकुलेशन कर लेता हूं, बाकी आप देख लेना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब AI इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शॉर्ट में ये भाई मैंने बोल दिया, ओके। और अगर इसमें देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग्स। तो ये पार्टनर जो करेगा 10,000 रुपया मंथ, हर मंथ में 10,000 रुपया निकाल रहा है, 12 मंथ में कितने निकाल लेगा, तो 12 मंथ में 12 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये शायद आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू रेट, रेट कितना कह रहा है भाई, रेट कह रहा है ये 12%, तो हो जाएगा 12/100 इंटू, अब क्या लोगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड बिगिनिंग है मंथ के, तो सेम वही बात मेरी याद रखना, क्या बिगिनिंग है, बिगिनिंग का तो बड़े आराम से निकाल लोगे। मतलब पहला जो इन्होंने जो पूरे साल यूज किया होगा वो कितना किए होंगे, 12 मंथ किया होंगे, और एंड का मतलब कितना हो जाएंगे 13/2, 13/2 बोल दो, या 13/2 को क्या बोल सकता हूं 6.5। तो यहां पर कितना हो जाएगा 6.5 और अपॉन कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12 से ये 12 कट जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, ये 2 जीरो ये वाले कट जाएंगे, अब 1 जीरो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद भाई क्या है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं ये गुणा भाग आप सभी को आती होगी। ये भाई इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैं इसको लेके आ गया हूं। अब इसकी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगी, जो इसका आंसर होगा वो आप देख लेना, छोटी सी चीज है इसीलिए मैं इस पे टाइम खराब करना नहीं चाहूंगा, ना तो भाई वीडियो ना बड़ी बड़ी हो जाएंगे इसलिए ऐसा कह रहा हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो क्या कर रहा है, पार्टनर विड्रॉ क्या लिखा है 10,000 एवरी मंथ। अब 10,000 एवरी मंथ कह रहा है, जब 10,000 एवरी मंथ है, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि मंथ में कब निकाला होगा, मंथ में कब निकाला होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब 10 ही ना दे तो मैंने आपको बताया था हमेशा क्या मानना, एवरेज पीरियड 6 मानना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा फिर से 1,20,000, 1,20,000 इंटू कितना करोगे भाई 12%, तो ये आ जाएगा, इंटू कितना करोगे फिर से 6 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एवरेज पीरियड है, ये इससे कट जाएगा। शायद ये वाला कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी, इसको देख लेना। ये आ जाएगा 0 0 12 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 7, ये आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे भाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टनर विड्रॉ एवरी मंथ, इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, इसका मैं बता चुका हूं। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, तीसरा पॉइंट तो ये है, इसका मतलब आप दो को मिला लो, तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या किया है, इसके अंदर जो इन्होंने किया है, अच्छा एक पॉइंट इधर भी इन्होंने दे रखा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहां क्या कर रखा है उसको देख लो। हाँ, अब तो इन्होंने उल्टा दे रखा है। क्या उल्टा दिया है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। अब देखो कॉलम 1 में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे रखा है। तो इस बार क्या करना है, इधर की कैलकुलेशन उठाना जैसे मैंने अभी बताया था, और इस साइड से क्या कर देना, मैच कर देना। जैसे यहां पर बोला है विड्रॉ एवरी मंथ, मैं इसी को लेके थोड़ा सा बता दे रहा हूं, सही हो जाएगा। एवरी मंथ 20,000 एवरी मंथ निकाल रहे हो तो 12 महीने में कितना निकल जाएगा, तो 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2,40,000। तो यहां आ जाएगा 2,40,000 इंटू कितना हो जाएगा भैया, 12% क्वेश्चन कह रहा था, इसमें नहीं, सॉरी इसमें 8% कह रहा है। कितना कह रहा है इसमें 8% कह रहा है, तो हमें 8% ही निकालना है। तो 8/100 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा। अब देखो ये बोला है क्वेश्चन में एवरी मंथ, ये नहीं बताया है कब निकाला है, मंथ के मतलब बिगिनिंग में है, एंड में है, कब है, ये नहीं बताया है। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज पीरियड कितना मानूंगा, मैं 6 मानूंगा, बस इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले तो इससे निपटा दो इसको, ये कितना आ जाएगा 2 से फिर ज्यादा वेक्टर रहेगा, ये लुढ़का दो क्योंकि आपको टेबल 12 का आता होगा। तो यहां से जब लुढ़का दोगे, मतलब लुढ़काना मीन समझ रहे हो ना, कट कर दोगे। अच्छा 2 0, ये 2 0 यहां से कट जाएंगे और इससे ये कट चुके हैं, तो वहां पर कितना आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 1 0 ही आएगा। कितना आएगा भाई, 1 0 कम हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। देखो 6 से काटा 2 से फिर मैंने इसको काटा है, 2 0 ये कट चुके हैं, इंटू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, 2 0 भाई एंड में आ ही जाएंगे और 12 8 96 होते हैं अगर तुम्हें हिंदी में आता है तो 9,600 देखो इधर कहीं है, नेक्स्ट में दिया होगा क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। 9,600 ये है भाई, इस तरीके से आप इसको मैच कर लेना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और मैंने इसका जो पहले जो समझाया था एवरेज पीरियड का, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक एक करके मैंने आपको ये दिखा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब सारे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं इन लोगों ने सही किए हुए हैं। हाँ यहां से ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग आइटम, इनको हमें मैच करना है। मैच करना है तो ध्यान से सुनना, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इधर लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहां लिखा है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चेक करो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये तो भाई डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आता है, इसका मतलब थर्ड का किससे मैच होगा, सी से मैच होगा, मतलब ये इसके साथ मैच करेक्ट कर रखा है। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको याद होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो उसको हम क्या करते थे, उसको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखते थे, और जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े उसको कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे। और हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के, मतलब बिजनेस के बारे में से मैं बोल रहा हूं। तो यहां देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म का प्रॉफिट कम होगा तो कहां डालोगे, डेबिट साइड डालोगे। तो यहां पर देखो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर ये होगा, और जो बचा वो सीधे सीधे उससे होगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां जाता था, क्रेडिट साइड जाता था, इससे ये मैच हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो, अब कहीं पर भी गलती नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, ये मैं चेक कर चुका हूं, पहले ही मैंने कहा था। अब लिखा है, आ फर्म डज नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट मैच द फॉलोइंग, हमें ये मैच करना है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, लिखा है इंटरेस्ट विल बी अलाउड 6% पर एनम, और लिखा है इंटरेस्ट विल नॉट अलाउ, फिर लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, और लिखा है पार्टनर सेल शेयर इक्वली। ओके, इधर लिखा है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, नेट लॉस ऑफ द फर्म ऑन अकाउंटिंग
एन अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, और लिखा है लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो चेक करो, पहला तो हम इसी से मैच कर देंगे, इंटरेस्ट विल बी अलाउ, तो किस पे अलाउ करोगे भाई, इसी पे तो अलाउ करोगे, 6% है ना, 6% इसी पे अलाउ हो जाएगा, मतलब लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउ, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट किस पे नहीं दिया जाएगा, तो देखो लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, तो पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पे आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, इसका मतलब ये इसका आंसर है, मतलब इसका ये मैच हो जाएगा। लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, तो चार्ज किस पे होता है, ड्राइंग्स पे, तो ये इसका आंसर होगा। और बच्चा क्या भाई, बच्चा क्या, ये बच्चा पार्टनर सेल शेयर इक्वली, तो ये क्या हो जाएगा, नेट लॉस ऑफ द फर्म एंड अकाउंटिंग ईयर, ये इससे मैच हो जाएगा भाई। इसके ऑप्शन जो भी होंगे उससे देख लेना, ठीक है। ऑप्शन से खेलना सिखाना था मुझे, लेकिन वो थोड़ी सी पहले क्वेश्चन में मिस्टेक निकली, इसलिए मैं ऑप्शन से खिला नहीं सका। अभी इस पे मैं कम से कम 10 मिनट की एक वीडियो और शूट करके डालूंगा, जिसमें बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक से क्वेश्चंस को कराऊंगा, वहां आपको ठीक लगेगा, बस इस गलती को रेक्टिफाई करके। अभी मैं गलती को रेक्टिफाई करने बैठता तो भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग आइटम, क्या लिखा हुआ है भैया, कॉलम 1 कॉलम 2, फिर वैसे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और बैलेंस शीट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, पहले इसी को मैच कर दो। फिर क्या लिखा था, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड जो थी वो हमारी क्या थी भाई, रिटर्न एग्रीमेंट था, तो भाई रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है, तो ये एक स्टेटमेंट होती है, ये इससे मैच हो जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा है भाई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो वो कितने होंगे, 50 होंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, चारों के चारों मैच करने पड़ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन होगा भाई 4 मैच क्यों करेंगे, उससे आराम से आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चारों करते हैं अभी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है म्यूचुअल एजेंसी, और यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, पहले इधर के पढ़ते हैं फिर देखते हैं। म्यूचुअल एजेंसी लिखा है पार्टनर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, रेंट टू पार्टनर, और क्या लिखा है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये लिखा हुआ है। ओके, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक, अच्छा थोड़ा ठीक है, ठीक से देख लेना भाई, ठीक है, जो क्लियर कट आपको करेक्ट लगे सबसे पहले उसको मैच कर लिया करो, जो भी आपको क्या लगे, क्लियर कट लगे कि इसका ये आंसर है, सबसे पहले क्या करा करो, उसको मैच कर लिया करो। तो देखो हमें क्लियर कट जो लग रहा है, रेंट टू पार्टनर, तो विल बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो ये होगा, बस इसका ये आंसर होगा। कुछ तो हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कंपलसरी था, नहीं, ऑप्शनल था, तो इसका आंसर यही होगा भाई, ये ऑप्शनल था, इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है पार्टनर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा राइट ऑफ अ पार्टनर, ये पार्टनर का राइट है, ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद में म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी आपको याद होगा मैंने फीचर्स कहते कि फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वही इसका आंसर है, इसका मतलब ये बच्चा ये इसका है। और इसके जो भी आपको पेपर में ध्यान रखना, ऐसे नहीं मिलेंगे भाई, इनके नीचे कोड होंगे, उन कोड में से चुनना होगा। अब मेरे क्वेश्चनों में कोड इन लोगों ने डाले ही नहीं है, तो भाई क्वेश्चन तो मुझे कंप्लीट कराना है ना, इसीलिए तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखो जरा, और हाँ इसके कोड देखो नीचे दे दिए थे और देने वहां थे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका आंसर आ जाएगा, इसी में से देख लेना, हम पूरा मैच करके आ चुके हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट हमें ये दे रखा है। ओके, क्या दिया हुआ है, ये भी भाई मैचिंग का ही क्वेश्चन है। हाँ एक बात, अगर हमारे पास सपोज करो कोड नहीं है, तो हम सारे मैच कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पार्टनर्स, तो मैक्सिमम पार्टनर भाई कितने होंगे, 50, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, तो ये कब देना होगा भैया, देखो मुझे लग रहा है क्वेश्चन इन्होंने शायद रिपीट कर दिया,
हाँ लग रहा है, विल बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्टिव ऑफ लॉस, कोई बात नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, तो कब इक्वल होगा, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके अब्सेंस में ये इक्वल होगा। और क्या दे रखा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, तो रेम्यूनरेशन पार्टनर क्या होगा, विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। भाई ये क्वेश्चन डिट्टो वही नहीं है, कुछ चेंजेस है, मतलब ये रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन अलग है, पीछे कुछ अलग था, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, मुझे लगा सेम है, सेम नहीं है भाई, अलग है। तो इसके जो कोड होंगे भाई वो हम क्या करेंगे, यहां से मैच कर लगा देंगे, जो भी कोड्स होंगे, कोड्स देखो यहां दे रखे हैं, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपना है तो क्या लिखा हुआ है, फिर से मैच करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6% हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, ऊपर पढ़ लो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉट हैविंग पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए ये चीज थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज, ठीक है। फिर क्या लिखा था, सैलरी, सैलरी क्या था भाई, सैलरी क्या होगा, तो सैलरी जो होगा विल नॉट बी अलाउड या फिर प्रोवाइडेड, ये इसका हो जाएगा। और फिर क्या दे रखा है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये कहां चला जाएगा, इक्वल वाले में चला जाएगा, यहां से इसको मैच कर दिया मैंने, इसका ये आंसर होगा। और इसके जो भी कोड्स होंगे उन कोड से हम देख लेंगे, कोड्स देखो यहां पर दे रखे थे, आराम से ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट दे रखा है, फिर से वही है, क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है, फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, तो ये वाला क्वेश्चन हाँ सही है, हाँ, और इसके भी कहीं इन्होंने दिए होंगे, कोई बात नहीं। देखो जरा सैलरी टू पार्टनर, डेबिट साइड, अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन मैंने पीछे जो बता रहा था, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन वही है, हाँ यहाँ इसके कोड्स ये दे रखे हैं, ये क्वेश्चन वही लग रहा है, ये वही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अलग हो जो हो, अब हमें क्या लेना देना, ध्यान से देखना क्या है। क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करोगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसका ये थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, थर्ड हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बी का थर्ड हो गया। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है भाई, पार्टनर्स की ड्राइंग्स है, तो क्या करोगे, लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, जब पार्टनर से आप इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है घटती है, घटती है, घटती है, तो या तो अगर वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे होंगे तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर वो यूज कर रहे होंगे अपना फिक्स कैपिटल मेथड तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ, ये हमारे लिए दे रखा है, ये इससे मैच हो जाएगा, बात समझ आ गई होगी, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्यों भाई, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि इसमें मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है, तो वो भाई करंट अकाउंट दे रखा है, जब करंट अकाउंट दे रखा होता है तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करोगे तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो उससे तो भाई जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो वो तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और कैपिटल अकाउंट में अगर रिकॉर्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लोगे, तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा भाई। और इसके बाद क्या दे रखा है, और आपका बच्चा सैलरी टू पार्टनर, तो क्या हो जाएगा, सैलरी से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, लेकिन अगेन वही बात, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। तो अब आप देख लो बड़े आराम से, देखो अगर मैं 2 से ही इसको करना चाहूं तो क्या दे रखा था, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, देख लो आंसर तुरंत ही मिल जाएगा।
क्या था, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। भाई ये देखो ऑप्शन से कितनी जल्दी हो जाता। ऑप्शन से अगर मेरे सामने ये ऑप्शन वहां पर होते, आप टेंशन ना लो, आपके जब एग्जाम दोगे आपके ऑप्शन ये आपके सामने ही होंगे। ऑप्शन होता तो आप केवल एक उठाते, ए का 4, और ए का 4 देखो कहीं नहीं दे रखा है, मतलब डायरेक्टली मैं इसको टिक कर देता, चारों मैच करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा जब मैं इस पीडीएफ को थोड़ी सी सुधार करवा दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी के साथ मैचिंग के क्वेश्चन खत्म हुए और हमारे लिए अब क्या दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को मैं पीछे की वीडियो में कवर अप कर चुका हूं, इसलिए मैं अब इन क्वेश्चनों को दोबारा नहीं करा रहा। आज का मेरा जो क्वेश्चन और बचा वो किसका बचा है, असर्शन रीजन का। अब मैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराऊंगा, बस थोड़ी देर रुके रहना। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा नहीं। हो गया देखो, बस कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट पीडीएफ भाई ये थी। सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था, आपको बता दिया था। और ये सबसे पहले क्यों पढ़ाया था, क्योंकि मुझे आपको एमसीक्यू कराने थे, इसलिए ये बताया था। अब उसके बाद में ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, इनके कोड वगैरह यहाँ सही दे रखे हैं, लेकिन ये मैं बता चुका हूं, दोबारा इन पे टाइम अभी नहीं, इनकी ट्रिक करके मैं बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आ गए तो लगभग ज्यादातर बच्चों को ये परेशान करते हैं, इसको भाई जरूर देख लेना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूं और इनमें कोई गलती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसको मैं चेक कर चुका हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई असर्शन। अच्छा, असर्शन रीजन का तुम्हें पता तो होगा ही आराम से कि एक असर्शन है, फिर उसका एक रीजन है, फिर कोड है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। स्टेप पे ये करते आ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो असर्शन लिखा है, अ पार्टनरशिप फर्म इज a separate and distinct entity from partners from viewpoint of accounting। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले तो एक मिनट रुको, मैं ये चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है आराम से। ये शायद दिखना तो चाहिए, पूरा दिख रहा होगा। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर बता देना, दिखना तो चाहिए। ठीक है, क्या था देखो, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अब एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप होती है क्या पार्टनर से सेपरेट होती है? हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब जो ए कह रहा है वो सही है या गलत है? तो ये हमारा क्या है, सही है। क्या है, सही है। ये असर्शन जो है क्या है भाई, सही है। अब रीजन क्या है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म, हेंस इट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला है, देखो रीजन में क्या बोला है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ऐसा लिखा है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने यही तो पढ़ा था, हेंस इट इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो इसका जो रीजन है वो भी करेक्ट है, मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी सही है। अब देखो ये दोनों करेक्ट हैं, जब दोनों करेक्ट हैं तो हमें ऑप्शन में दे रखा होता है क्या इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसको और चेक करना होता है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन को अगर आपको चेक करना होता है तो आपको बीच में क्या लगाना होता है, बिकॉज। अगर बिकॉज या क्योंकि लगाया और उन दोनों को जोड़ रहे हो, बिकॉज करने लगाने के बाद जोड़ रहे हो, तो उसका मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है भाई,
करेक्ट है। तो चेक करो, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात मैं करूंगा तो ये है, तो देखो क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज एज पर बिजनेस एंटिटी। तो भाई इसका रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो देखो कौन सा है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। दूसरा देख लो भाई, दूसरा क्या दे रखा है, चलो मैंने इतना कर दिया, हो सकता है ना दिख रहा हो इसलिए भाई ये करना जरूरी है, मे बी ना दिख रहा हो इसलिए भाई मैंने ये कर दिया, ठीक है। लो रफ भी कर दिया, आराम से समझ आ जाएगा। दूसरा देखो, असर्शन में क्या, अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ओके, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि एक पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। कह रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यही चीज क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये भाई नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट है वो किसने सेट कर रखी है, वो कर रखी है कंपनीज एक्ट 2013 ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेट करती है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब देख लो, ए तो सही है, मतलब असर्शन ठीक है और रीजन क्या है, गलत है। तो कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, गलत बता रहा है, बोथ आर करेक्ट, गलत बता रहा है, क्या कर रहा है, ओनली ए इज करेक्ट। तो ओनली ए इज करेक्ट, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, मतलब सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का ही है। देखो पहले मैं बात कर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसकी बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि ये हो सकता है छोटा दिख रहा हो, इसलिए मैंने ये बड़ा किया है, ठीक। हाँ अब ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, अब दिख रहा होगा अच्छे से, लिखा है असर्शन, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। सही है, गलत है भाई। मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में क्या था भाई, जो पार्टनर होते हैं वो प्रिंसिपल एज वेल एज क्या होते थे, एजेंट होते थे। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। क्या कह रहा है ये भाई हमें गलत कह रहा है, तो ये भाई गलत कह रहा है। फिर कह रहा है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर्स, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब असर्शन क्या है, गलत है, और रीजन क्या है, सही है। अब तो देखो लो कौन सा कोड हम चुनेंगे, तो देखो कह रहा है बोथ आर ट्रू, गलत बता रहा है भाई। इसके बाद में क्या कह रहा है, ये भी गलत है। क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, बोथ भी फॉल्स नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है भाई, डी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा थर्ड के लिए। हाँ ये इतना कर लेते हैं, ओके। थर्ड को देख लो भाई, थर्ड में क्या दिया, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ में दिया हुआ है असर्शन, व्हेन profit sharing ratio is agreed among the partners they will share the losses also in the same ratio। क्या बोला है, when profit sharing ratio is agreed among the partners they will share the losses also in the same ratio। तो क्या ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब इसका जो असर्शन है भाई वो क्या है, करेक्ट है। असर्शन इसका करेक्ट है। अब रीजन देखो, रीजन में कह रहा है ऑल्दो इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट इट इज स्टेटेड दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड और प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस आल्सो। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो देखो भाई असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। जब असर्शन ठीक है और रीजन ठीक है तो हमें क्या करना होता है, फिर बिकॉज लगा के देखना होता है क्या इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आप चेक करो शायद करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। क्या बोला है, दोबारा देखते हैं। When profit sharing ratio is agreed among the partners, they will share the losses also in the same ratio because
Although in the definition of partnership given in Partnership Act, it is stated that profits will be shared और profits include losses also। तो एक बात बताओ, जब प्रॉफिट लॉस को भी इंक्लूड करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या लॉस को सेम रेशो में नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। तो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब बोथ आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। इसका मतलब इसका आंसर क्या है भाई? ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो फिफ्थ, बड़ा कर देता हूं थोड़ा, हाँ दिख जाएगा अब आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। असर्शन कह रहा है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज पार्टनर। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन ए फर्म एज ए पार्टनर। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, जो माइनर होता है ना उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। हाँ, पार्टनर बना सकते हैं लेकिन एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? अगर वो पार्टनर बनेगा तो वो केवल प्रॉफिट के लिए बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो वो प्रॉफिट के में ही मतलब बन सकता है, मतलब वो पार्टनर बन सकता है लेकिन केवल क्या करेगा? प्रॉफिट को ही शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब अपना जो रीजन है वो क्या है? सॉरी असर्शन है वो क्या है? सही है। अब देखो रीजन क्या कह रहा है। अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, ये भी करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? बिकॉज लगा के देखना पड़ेगा क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो लिखा है अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन ए फर्म एज ए पार्टनर बिकॉज अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब क्या कह रखा है? देखो वैसा पॉइंट ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब दोनों करेक्ट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। इसका मतलब ये मेरा आंसर है, बी हमारा करेक्ट पॉइंट है, बी करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 है। कह रहा है व्हेन अ क्लोज इन पार्टनरशिप डीड डिफर्स, ये भी हटाओ, फिर से पढ़ते हैं। व्हेन अ क्लोज इन पार्टनरशिप डीड डिफर्स फ्रॉम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 लिखा हुआ है भाई, वो थोड़ा सा छोटा कर दो। ओ तेरी, कहां तक था ये? चलो इतना ही करना पड़ेगा मुझे। फिर से देखो क्या लिखा है। When a clause in partnership deed differs from provision of Partnership Act 1932, clause in partnership deed will be applicable. Okay. Provision of Partnership Act 1932 will be applicable only when partners have not agreed on a matter. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से सुन लो। When a clause in partnership deed, जो पार्टनरशिप डीड का क्लोज होगा उसकी बात कह रहा है ये, ठीक है। तो क्लोज क्या होते हैं? साइड क्लोज मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, मैंने चर्चा ही नहीं की है, कोई नहीं, फिलहाल यही देख लो। व्हेन क्लोज इन पार्टनरशिप डीड डिफर्स फ्रॉम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लोज इन पार्टनरशिप डीड विल बी एप्लीकेबल। बिल्कुल सही है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड ऑन ए मैटर। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब दोनों ठीक कह रहा है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? इसका ये आंसर है। और ये मुझे लग रहा है मैंने शायद थ्योरी में नहीं बताया है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। जिसकी मैंने चर्चा बहुत अच्छे से की है आपके साथ, उसी को बहुत अच्छे से बताऊंगा। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें समझ नहीं आया होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, दोबारा करा दूंगा। हाँ, ये कर सकता हूं क्योंकि वो थ्योरी है। अब पूरी थ्योरी दोबारा बताना फिर सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने जल्दी से निपटा दिया उसको। आगे देखो क्या लिखा है। पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और ओरल एग्रीमेंट एंड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। ठीक है, देखो पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और ओरल एग्रीमेंट एंड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट भी करेगा, ढंग से सुन लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं।
फिर लिखा है इट इज नेसेसरी दैट आर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड द बिजनेस में बी कंडक्टेड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आपको लगेगा कि ये है वो है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, पहला वाला जो पॉइंट है वो काफी अच्छा है इसीलिए इसको डाला था। ढंग से पढ़ना, पहली बार देखने में लगेगा कि ये क्या है, असर्शन करेक्ट है, लेकिन भाई करेक्ट नहीं है, रीजन अभी दूंगा, फिर से पढ़ो। पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट, यहां तक अगर होता तो भाई ये बिल्कुल करेक्ट था। अगर ये यहां तक होता, कहां गया, एग्रीमेंट, यहां तक कहता तो ये बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन यहां से आगे जो बोला है उसकी वजह से ये गलत हो गया। आगे क्या बोला है भाई, एंड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। कह रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी को कैपिटल लगाना जरूरी है। तो क्या जितने भी पार्टनर होते हैं सबको कैपिटल लगाना कंपलसरी होता है? आंसर इज नो। क्यों? आपको याद होगा जब आपने बीएसटी पढ़ा था, बीएसटी के अंदर 11th क्लास में जब पार्टनरशिप पढ़ी थी थ्योरी, तो उसके अंदर एक आपने पढ़ा होगा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर के टाइप भी थे, याद आ रहा है? आ रहा है? पार्टनर्स बाई होल्डिंग आउट और पार्टनर स्टॉपल पार्टनर, इस टाइप के जो आपने पढ़े थे वो इसके वो थे नॉमिनल पार्टनर के टाइप्स थे। ओके, तो नॉमिनल पार्टनर के टाइप थे। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर भाई वो पार्टनर होता है जो केवल और केवल फर्म को अपना नाम यूज करने के लिए देता है। उसके नाम से आप कमा रहे हो, वो फर्म के अंदर कैपिटल नहीं लगाता। तो उस वजह से ये चीज क्या है, गलत है। मतलब असर्शन क्या है, गलत है। इसके बाद इट इज नेसेसरी दैट ए रिटन एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड द बिजनेस में बी कंडक्टेड on by all or any of them acting for all. It is necessary that a written agreement exist. तो भाई written agreement exist करे ये necessary होता है ना, oral agreement भी तो हो सकता है। तो भाई ये भी गड़बड़ है। क्या है? ये भी गलत है। तो आपका रीजन भी गलत है, इसका मतलब दोनों गलत हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बोथ गलत, मतलब बोथ ए एंड आर रॉन्ग। दोनों की दोनों क्या है भाई, रॉन्ग है। अच्छा क्वेश्चन था, इस पे स्टार लगा लेना स्पेशली और इसको जरूर कर लेना, ना कोई गलती है नहीं कुछ। अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्या लिखा है, असर्शन देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस इवन व्हेन द फर्म्स सफर लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। देखो क्या है, फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर अगर आपको पता हो तो भाई दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बना जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स उसके कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी होता है वो कहां रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट में होता है। तो एक बात बताओ, अगर फर्म को लॉस भी हो या कुछ भी हो तो वो तो करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट में जाएगा तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल अकाउंट तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा ना। इसका मतलब ये जो दे रखा है कांग्या असर्शन हमारा क्या है भाई, करेक्ट है। आगे क्या लिखा है, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। गलत कह रहा है भाई, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर तो केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ये गलत है। असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। तो देख लो भाई क्या कहां पर है, बोथ ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू बता रहा है नहीं होगा, बोथ फॉल्स नहीं, तो ओनली ए इज ट्रू। तो इसका मतलब डी हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आजा भाई आजा आजा आजा। हाँ, इससे ज्यादा मैं इसको जूम करूंगा तो वो छिप जाएगा। देखो लिखा है, असर्शन में लिखा है, प्रीति, रिया एंड सरिता आर पार्टनर्स। एज पार्टनरशिप डीड, प्रीति इज टू बी अलाउड a salary of rupees 8,000 per month. Riya and Sarita also demand same salary. Salaries to Riya and Sarita is to be allowed. अब देखना जरा ध्यान से, पहले तो बताओ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रीति को तो सैलरी अलाउ की गई है कि 8,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी और बाकी को नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन सरिता एंड रिया सैलरी की डिमांड कर रही है, तो क्या सरिता और रिया को ये सैलरी मिलेगी?
तो नहीं मिलेगी। और ये क्या कह रहे हैं कि उनको भी अलाउ की गई है, तो इसका मतलब क्या है, गलत है। इज अलाउ कह रहे हैं ना ये, तो ये वाला असर्शन क्या हुआ, गलत हुआ। लिखा है इन द absence of mention of salaries to Riya and Sarita in the partnership deed, salary to Riya and Sarita are not to be allowed। बिल्कुल सही कह रहा है, रीजन भाई ठीक है, असर्शन क्या है, गलत है। तो देख लो जरा क्या है, बोथ करेक्ट बता रहा है, यहां भी करेक्ट बता रहा है, ये होगा नहीं, कह रहा है ओनली ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट गलत बता रहा है, ओनली आर इज करेक्ट, मतलब डी इसका आंसर है। ठीक है भाई, दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। हाँ, 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। हो जा भाई, हो जा, ठीक हो जा। 10th क्वेश्चन देखो, लिखा है रेंट पेबल टू आ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब असर्शन जो है इस बार क्या है, करेक्ट है। रेंट पेबल टू आ पार्टनर इन is a charge against profit and not an appropriation of profit, hence it is debited to profit and loss account। भाई ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अब मुझे देखना होगा क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन दिया है, तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो क्या करो, बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगा करके देख लो कि सही है गलत है। तो क्या करोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज करके लगा के देखो ये हो रहा है, तो कह रहा है बोथ ट्रू इज द करेक्ट, यही भाई इसका आंसर है। आप एक बार इसको जरूर देख लेना, मैं दोबारा बता दूं, चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा क्या लिखा है, रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो इसमें जब भी कॉज लगाओगे तो ये इसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब दोनों ही करेक्ट है और उसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन जो अपना है, हाँ देखो भाई लिखा है असर्शन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड। सही कह रहा है भाई, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या जो पार्टनर ने इंटरेस्ट दे रखा है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, कितना परसेंट, 6%। तो क्या ये सही कह रहा है, नहीं गलत कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है। फिर लिखा है गणेश आ पार्टनर इन द फर्म गैव आ लोन ऑफ ₹10 lakh to the firm without an agreement as to rate of interest। Interest on loan by Ganesh will be allowed 6% per annum। सही कह रहा है, रीजन सही है और वो क्या है, गलत है। तो देख लो क्या है, यहाँ पर दोनों करेक्ट बता रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे, ओनली आर इज करेक्ट। तो हाँ यही ठीक है, बोथ आर रोंग तो नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को देख लो, 12 को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 12 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भैया असर्शन ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म, पार्टनर बी गेव a loan of ₹10 lakh to the firm without an agreement as to rate of interest at the year end all partners agreed to allow interest on loan by B at the rate 9% per annum। ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाना और आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं पढ़ लूं फिर उसमें बताऊंगा। लिखा है रीजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, thus interest on loan by B should be allowed at the rate 6% per annum and not at the rate 9% per annum। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखोगे तो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये आ गया क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, काफी अच्छा है, बार बार कह रहा हूं, ढंग से सुनो। लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म, पार्टनर बी गेव a loan of ₹10 lakh to the firm without an agreement
as to rate of interest at the year end all partners agreed to allow interest on loan by B at the rate 9% per annum। पहले बात ये देखो जरा, जब मैंने आपको बताया था कि जब सारे पार्टनर किसी पॉइंट पे एग्री हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो सारे पार्टनर कहने के लिए तैयार हैं वही होता है, उसमें पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं होता। पार्टनरशिप डीड का कब रोल होता है, जब पार्टनर्स में किसी पॉइंट को लेके लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब पार्टनर एक दूसरे की बात से सहमत ना हो रहे हो, तो उस केस में हमारे पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। अब यहां पर तो सारे पार्टनर एग्री हो गए उसको 9% इंटरेस्ट देने के लिए, तो क्या 9% इंटरेस्ट दिया जा सकता है? तो आंसर इज यस, जरूर दिया जा सकता है। इसका मतलब जो अपना असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 101% करेक्ट है। अब लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, thus interest on loan by B should be allowed at the rate 6% per annum and not at the rate 9%। तो अब ये कह रहा है क्योंकि पार्टनरशिप डीड है तो ऐसी कंडीशन में 6% दिया जाएगा, 9% नहीं दिया जाएगा। नहीं, पार्टनरशिप डीड भाई जो मर्जी का है, लेकिन अगर पार्टनर अब सारे के सारे किसी बात को लेकर राजी हुए हैं तो वही काम होगा, उसमें पार्टनरशिप डीड का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये चीज क्या है, गलत है। हमारा असर्शन ठीक है और रीजन क्या है, गलत है। तो देखो क्या है, यहां कह रहा है बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट नहीं है, बोथ रॉन्ग भी नहीं है, तो यही बचा ओनली ए इज करेक्ट, और ए करेक्ट भी है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई असर्शन इन केस द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट द सेम or if drawings are made on different date, interest on drawings will be calculated using the product method। अभी सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने यही बताया था कि जब अमाउंट और टाइम रेगुलर ना हो तो इरेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं, और इसी कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड का यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, करेक्ट है। लिखा है इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर द पीरियड इट इज ड्रॉन बाय अ पार्टनर, as such the average method cannot be used to ascertain the amount of interest on drawings। भाई ये भी सही कह रहा है, ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आप देख लेना। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये है, एक बार देख लेना इसको, करेक्ट है। वो क्या लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब भैया असर्शन पढ़ते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल सही कह रहा है। जो आप रिजर्व को ट्रांसफर करते हो, रिजर्व को ट्रांसफर करते हो तो वो कहां दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। करेक्ट है भाई ये। अब लिखा है रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पहले तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जब आपकी फर्म में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है, मतलब लॉस की कंडीशन में उसको प्रोवाइड करना है। अब रिजर्व, रिजर्व होता क्या है, रिजर्व होता है भाई प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अलग निकाल के रख देते हैं। जब प्रॉफिट होगा तभी तो आप रिजर्व निकाल पाओगे, मेरे पास पैसा नहीं है तो बचा के अलग कहां रख दूंगा भाई। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजर्व होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में होता है। ये चीज क्या है, गलत है। तो ये भाई गलत है, ये सही है, ए सही है और वो गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये देखो, और ये आपका एनटीए मॉक टेस्ट से लिया गया है, इसको देख लो। क्या है, असर्शन है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या ये सही है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है, बता चुका हूं। दूसरा लिखा है रीजन as per section 464 of the Companies Act 2013 the central government is empowered to prescribe a maximum number of partner but the maximum number of partner cannot exceed कितना 100। the central government has prescribed the maximum number of partner to be this। तो ये भी भाई करेक्ट है और इसकी ये करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर क्या है भाई, वो हमारा ए है। तो इसका आंसर क्या है,
ए है। और इसी के साथ ये चैप्टर अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। मैंने सारा के सारा आपको करा दिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराए, पीवाईक्यू भी कराए हैं, थ्योरी भी कराई है, असर्शन रीजन भी करा दिए, मैचिंग के क्वेश्चन भी करा दिए। सब कुछ मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ये चैप्टर अब हमारा वाइंडिंग अप होता है। और हाँ, कुछ मिस्टेक हुई थी पीडीएफ में, क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन हाँ, जहां जहां मुझे लगेगा, जिन जिन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई थी, उन क्वेश्चनों को मैं एक आध और वीडियो बना दूंगा, 10-15 मिनट की वीडियो, उसको बना करके फिर से मैं आपको समझा दूंगा। और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आया होगा और हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट है। अब अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो मुझे आप बता देना, उसको मैं आपको करा दूंगा। और बस अपना साथ यही मुझे बनाते मतलब मेरे साथ बने रहना, ठीक है। और अपना ध्यान रखना बहुत अच्छे से। इसी के साथ आज के लिए टाटा बाय बाय। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।